प्यारे बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान की 4th यूनिट, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, और जिसे हम केमिकल काइनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहले मैं आपको इस केमिकल काइनेटिक्स के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए कुछ चीज़ें बताऊंगा। हमने लास्ट ईयर कक्षा 11 में एक चैप्टर पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा रसायन। आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा रसायन। तो ऊष्मा रसायन क्या बताता था? ये हमें ये बता देता था कि कोई भी अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस रूप से संभव है या नहीं। बिना कोई कार्य किए कोई अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं, या हम कह सकते हैं कि ये फिजिबिलिटी के बारे में हमें बताता था, अभिक्रिया की संभावना के बारे में कि कोई अभिक्रिया होगी या नहीं। एक और हमने चैप्टर पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, या इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये क्या बताता था हमें? इसमें भी हमने पढ़ा था रासायनिक बलगति के कुछ भाग को। ये बताता था कि कोई अभिक्रिया किस सीमा तक होना संभव है, किस सीमा तक अभिक्रिया संभव है। इन्हीं दोनों के आगे की चीज एक और आगे स्टेप बढ़ा दें तो आता है फिर केमिकल काइनेटिक्स, यानी रासायनिक बलगतिकी। केमिकल काइनेटिक्स ये क्या बताता है? ये हमें बताता है रासायनिक अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर, इसके बारे में हमें बताता है। फिर से एक बार समझिए, थर्मोडायनेमिक्स केवल ये बताता है कि कोई अभिक्रिया संभव है या नहीं। ये तो हुआ थर्मोडायनेमिक्स का काम। साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, और ये हमें बताता है कि कोई केमिकल रिएक्शन किस एक्सटिंक्ट तक संभव है। इस वर्ष या इस बार जो हम ये पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगतिकी, ये हमें बताएगा कि कोई भी अभिक्रिया जो संभव है वो किस गति से या किस वेग से होगी, तेजी से होगी या मंद गति से होगी या किस वेग से होगी, इसके बारे में हमें बताएगा रासायनिक बलगतिकी। तो ये तो था हमारा रासायनिक बलगति के बारे में कि ये चैप्टर किस चीज़ को डील करेगा, किस चीज़ को हमें बताएगा। दूसरी चीज़ है कि रासायनिक बलगतिकी से हमारा क्या तात्पर्य है। तो बच्चों, जो रासायनिक बलगतिकी है वो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, भौतिक रसायन की एक शाखा है, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग किस किस के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। एक तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया का वेग, और दूसरी चीज उस वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे रासायनिक बलगतिकी में। तो रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है।
समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट चीज, इसमें एक टर्म आई रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो बच्चों वेग के बारे में आप जानते हैं, वेग या चाल, सामान्य रूप से अगर वेग या चाल हमारे दिमाग में आता है तो हम क्या समझते हैं कि कोई दूरी होगी, वो जितने समय में तय की गई उसको हम वेग या चाल कहते हैं। वेग में हम विस्थापन ले लेंगे दूरी की जगह, है वो भी दूरी। तो वेग या चाल क्या होगा, दूरी बटे समय। ये तो होगा वो वेग जो हम किसी वाहन से या पैदल या साइकिल से अपनी तय करते हैं, वो चाल होगी। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग या रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल, रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग या रासायनिक अभिक्रिया की चाल, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें तो अभिक्रिया कोई दूरी तय नहीं कर रही। तो बच्चों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें होती हैं, एक होता है अभिकारक रिएक्टेंट, और दूसरा होता है उत्पाद जिसमें वो अभिकारक बदलता है। अभिकारक को हम रिएक्टेंट कहते हैं, तो हमने इसे R से प्रदर्शित कर दिया। उत्पाद को हम प्रोडक्ट कहते हैं, तो हमने इसको P से प्रदर्शित कर दिया। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक उत्पाद में बदलता है। अब अभिकारक के उत्पाद में बदलने की गति या वेग या उसकी चाल, इसी को हम अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया का वेग और दर एक ही चीज है, रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। अब वेग के आधार पर अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली वो अभिक्रिया हैं जो बहुत सूक्ष्म समय में बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनका वेग बहुत कम होता है, जिनका वेग बहुत अधिक होता है और उनको पूरा होने में समय बहुत कम लगता है, उनको हम कहेंगे तात्कालिक या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो पहली अभिक्रिया हो गई, ये हम किसके आधार पर बांट रहे हैं? वेग के आधार पर। वेग के आधार पर पहली अभिक्रिया हो गई जिसे हम कहेंगे तात्कालिक या इसी का दूसरा नाम है तात्क्षणिक। इसी को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस अभिक्रिया रिएक्शन। ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं? ये वे अभिक्रियाएं हैं जिनका वेग बहुत अधिक होता है और जिन्हें सामान्य विधि द्वारा हम नहीं माप सकते, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग ना नापा जा सके। क्यों? उनकी अधिक वेग तीव्रता के कारण, उनका वेग अधिक होने के कारण। तो वे अभिक्रियाएं कहलाती हैं तात्कालिक अभिक्रिया या इंस्टेंटेनियस अभिक्रिया। क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये अभिक्रियाएं कितने समय में कंप्लीट हो जाती हैं? तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में सेकंड का भी 1000वां भाग, बोले तो 10⁻³ सेकंड, इतने सेकंड का समय लगता है। और इसका उदाहरण क्या है? आयनिक अभिक्रियाएं। जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं हैं, आयनिक रिएक्शंस हैं, वो सब तात्कालिक या इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस हैं। क्यों हैं? आपके दिमाग में ये आ सकती है कि आयनिक अभिक्रियाएं इतनी शीघ्रता से क्यों हो जाती हैं, उसको भी मैं समझाऊंगा। पहले इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने लिया नमक NaCl, इसका विलयन ले लिया एक्वस है, और इसको हमने सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में AgNO3, ये भी एक्वस है, इसका भी विलयन है, इसमें हमने मिला दिया। तो तुरंत हम उसको बदलते हुए देख भी नहीं पाएंगे कलर को, और क्या होगा? AgCl, ये Ag और ये Cl, इनका कैसा अवक्षेप बनेगा? वाइट अवक्षेप, सफेद अवक्षेप।
वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है और NaNO3 विलयन में बच रहता है। अब आप समझिए, देखिए भैया प्यारे बच्चों, ये जो NaCl है ये एक्वा सॉल्यूशन में या जलीय विलयन में किस रूप में रहेगा? Na+ और Cl- की फॉर्म में। देखिए अभिक्रिया का वेग किस चीज पर निर्भर करेगा? हम जानते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने से क्या मतलब है? अभिकारकों के बीच के बंधों का टूटना और नए बंध बनाकर उत्पाद का निर्माण करना, ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। गत वर्ष हमने ये पढ़ा था। अब चूंकि जो आयनिक यौगिक हैं उनमें कोई बंध तो पाया नहीं जाता, उनमें तो आयन एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और स्थिर वैद्युत बल से जुड़े होते हैं। तो जैसे ही हम इनको किसी एक्वा सॉल्यूशन में या विलायक में घोलते हैं ये तुरंत अपने आयनों के रूप में वियोजित हो जाते हैं। NaCl Na+ में और Cl- में वियोजित हो गया। ऐसे ही AgNO3 में भी Ag+ और NO3 आयन में ये वियोजित हो जाता है। तो जो समय अगर इनके बीच बंद होता उसको तोड़ने में कंज्यूम होता, वो समय तो हमारा बच गया। इसलिए इन अभिक्रियाओं में होने में बहुत कम समय लगता है, क्योंकि ये अभिक्रियाएं इन आयनों के बीच होती हैं। अब केवल ये काम बचा कि ये वाला इस वाले पार्ट का पॉजिटिव पोर्शन इसके माइनस से और इसका पॉजिटिव इसके माइनस से, यानी AgCl और NaNO3 ये तुरंत बन जाते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा। अभिक्रिया इतनी तीव्रता से होगी कि हमें इसका सफेद रंग बनता हुआ भी दिखाई नहीं देगा, तुरंत अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, हमें रंग का बनता हुआ स्थिति दिखाई नहीं देती है। इतनी तेजी से ये अभिक्रियाएं होती हैं। ये तो थी पहले टाइप की अभिक्रिया जिनको हम कहते हैं तात्कालिक या तात्क्षणिक या इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। ध्यान रहेगा। अच्छा, अब दूसरे प्रकार की अभिक्रिया होती है जिनको होने में बहुत अधिक समय लगता है और इन्हें हम कहते हैं अतिमंद। अतिमंद, मंद माने धीरे, बहुत धीरे वेग से होंगी। अतिमंद या वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, ये वाली अभिक्रियाएं ये कौन सी होती हैं? जिनको होने में महीनों या सालों का समय लगता है और इनमें भी हमें कोई देखने योग्य परिवर्तन दिखाई नहीं देता। कब तक बैठे रहोगे आप अभिक्रिया को लिए हुए? अभिक्रिया 1 साल में पूरी हो रही है तो आप कब तक बैठे रहेंगे? जैसे इनका उदाहरण क्या है? लोहे पर जंग लगना, जिसे हम कहते हैं कोरोजन, कोरोजन ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, या H2 और O2 की क्रिया से H2 और O2 से H2O का बनना, संतुलित कर लेंगे इसे, 2H2O कर दो, यहाँ 2H2, ये वाली अभिक्रिया आपने देखा होगा, जानते होंगे। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो और हाइड्रोजन ये पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन क्या कभी आपने आज तक सुना है कि स्वतः H2 और O2 ने क्रिया करके जल बना लिया हो? अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को एक दूसरे के साथ मिक्स करके रख दें तो जल नहीं बनेगा, आसानी से जल नहीं बनता, इसके लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राकृतिक रूप से जो अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रिया की जो स्पॉन्टेनिटी है, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। वो स्वतः कैसे होंगी, किस वेग से होंगी? तो लोहे पर जंग लगना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का बनना या जैव ईंधन का निर्माण, ये सब उदाहरण किसके हैं? अतिमंद अभिक्रियाओं के। तो अतिमंद अभिक्रियाओं को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनका वेग बहुत कम होता है और इनको पूर्ण होने में
कई दिन या कई वर्ष, कई माह लग जाते हैं और इनके वेग को मापना भी संभव नहीं है। ये अभिक्रियाएं अतिमंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब हम रासायनिक बलगति में क्या कर रहे हैं, वेग का ही तो मापन कर रहे हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं हमें ऐसी मिल गई कि ना तो हम इस अभिक्रिया को माप सकते हैं ना ही इसको माप सकते हैं। तो रासायनिक बलगति के अंतर्गत हम ना तो तात्कालिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे और ना ही वेरी स्लो रिएक्शन या अति मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो फिर इस चैप्टर में हम करेंगे क्या भाई, इस चैप्टर में फिर हम कौन सी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, वो कौन सी अभिक्रियाएं आएंगी। तो जिन अभिक्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं उन्हें हम कहते हैं मंद अभिक्रियाएं। तो तीसरे टाइप की अभिक्रियाएं जो होती हैं वेग के आधार पर, वो कौन सी हैं, मंद अभिक्रियाएं। उनका नाम है मंद अभिक्रियाएं या स्लो रिएक्शंस। इनको हम जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं हैं वो सब इसी प्रकार की हैं, इसलिए इनको हम मॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी कहते हैं या आणविक अभिक्रिया। एक और नाम भी इनका होता है मॉडरेट रिएक्शन, मध्यम वेग वाली या मध्यम गति वाली अभिक्रियाएं, मॉडरेट रिएक्शंस। तो ये कौन सी होती हैं, जिनको सामान्य गति से जो अभिक्रियाएं होती हैं या जो अभिक्रियाएं कुछ मिनट या कुछ घंटों में पूर्ण हो जाती हैं और जिनके वेग को या जिनकी गति को हम माप सकते हैं, वो अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हीं के लिए चैप्टर बना है। इस चैप्टर में हम इसी प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे इसका उदाहरण भी देखते हैं, एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की क्रिया से एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की क्रिया से एथिल एसीटेट का निर्माण। अगर इसकी हमें समीकरण लिखनी हो तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH प्लस, किससे रिएक्शन करा रहे हैं, एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH और इनके मिलने से क्या बनेगा, इसका H और इसका OH, ये निकल जाता है H2O, जल निकल गया। क्या शेष बचा, CH3COOC2H5 और इसी का नाम है एथिल एसीटेट। तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल के द्वारा की क्रिया से एथिल एसीटेट, और इसको हम क्या कहते हैं, एस्टर या एस्टर का निर्माण, ये किसका उदाहरण हुआ, मंद अभिक्रिया का। इसी तरह एक और अभिक्रिया हम ले सकते हैं, H2O2 का अपघटन, हाइड्रोजन परऑक्साइड। काय में अपघटित होगा, ये जल में और ऑक्सीजन में। इसका अपघटन भी मंद अभिक्रिया है। इसी तरह एक और मैं उदाहरण आपको बता देता हूँ, N2O5 का अपघटन, और ये काय में होता है, NO2 में और O2 में। बैलेंस कर लेंगे, 2NO2, 2 2 जा 4, 4NO2, ठीक है। 2N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन किस में हो रहा है, NO2 में और ऑक्सीजन में। ये तीनों अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। इनके ऊपर हम रासायनिक बलगति की या केमिकल काइनेटिक्स को अप्लाई कर सकते हैं या इनका अध्ययन हम इस चैप्टर में कर सकते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, यदि हम किसी अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए समय और सांद्रता या सांद्रण कहें उसे हम, सांद्रण कंसंट्रेशन, और इधर हमने ले लिया समय या टाइम, इसके बीच अगर हम ग्राफ ले रहे हैं, सांद्रण नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है
यहाँ शून्य है, सांद्रता भी हो, यहाँ समय शून्य है और सांद्रता भी शून्य है। तो अगर हम किसी अभिकारक को इस ग्राफ में प्रदर्शित करना चाहें कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में कैसे परिवर्तन होता है समय परिवर्तित होने के साथ साथ, तो जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है यानी प्रारंभिक अवस्था में 0 टाइम पर अभिकारक की सांद्रता सबसे अधिक होगी। मान लीजिए यहाँ है अभिकारक की सांद्रता। जब अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो धीरे धीरे यह अभिकारक उत्पाद में बदलने लगेगा और इसकी सांद्रता में कमी होना शुरू हो जाएगी। मान लीजिए 0 टाइम पर इसकी सांद्रता यहाँ थी, 10 मिनट बाद इसकी सांद्रता यहाँ हो गई, कम हो गई, अगले 10 मिनट बाद और कम हो गई, अगले 10 मिनट बाद और कम हो गई, अगले 10 मिनट बाद और कम हुई। अर्थात अभिकारक की सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया में निरंतर रूप से कम होती जाएगी। तो इसका ग्राफ किस तरह का आएगा, इस टाइप का। ये किसका ग्राफ आया, ये आया रिएक्टेंट के लिए या अभिकारक के लिए। अब यदि हम उत्पाद के लिए ग्राफ बनाना चाहें तो प्रारंभ में 0 टाइम पर जब अभिक्रिया हुई नहीं तो उत्पाद शून्य है, यही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा उत्पाद की सांद्रता भी बढ़ी। इस टाइम पर सांद्रता यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ, तो ये वाला ग्राफ इस तरह से बढ़ेगा, ये ठीक है। तो अगर आप अपनी पुस्तक में, अपनी किताब में या कहीं देखेंगे इस ग्राफ को, तो ये ग्राफ क्या बताता है, ये ग्राफ बताता है अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन। ये किसका है, ये उत्पाद के लिए ग्राफ है। मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे बच्चे। जब हम इनके बीच ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ प्रदर्शित करता है समय के साथ साथ सांद्रता में कमी को, और ये कमी किस में हो रही, अभिकारक की सांद्रता में। ये ग्राफ उत्पाद के लिए है। ये क्या प्रदर्शित कर रहा कि जैसे जैसे समय में वृद्धि हो रही है उत्पाद की सांद्रता भी लगातार बढ़ती जा रही है। और ये दोनों मिलकर काय को प्रदर्शित कर रहे हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया की गति को। इसका मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, एक उत्पाद के आधार पर और दूसरा अभिकारक के आधार पर। इस ग्राफ से हमें ये भी सूचना मिली कि किसी अभिक्रिया के वेग या दर का अध्ययन हम उत्पाद के दर से या अभिकारक के वेग या अभिकारक की दर से ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा इसके बारे में ये और बता दूं ताकि आप लोगों को भी इंटरेस्ट इसमें बन जाए चैप्टर में, कि आखिर हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने का जो उद्देश्य है वो है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक उत्पाद के बनने के वेग की जानकारी के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना आवश्यक है। इंडस्ट्रियल फील्ड में ही ये चैप्टर हमारे काम का है। क्यों है काम का, इसको भी समझेंगे। क्योंकि दैनिक यूज़ की जो हमारी आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं वो उन सबका निर्माण इंडस्ट्री में होता है, फैक्ट्रीज में होता है। अब इंडस्ट्री में उनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। तो हमें जो उत्पाद बनाना है उसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया में कौन से फैक्टर्स हैं या कौन से कारक हैं जो उत्पाद बनने की दर को प्रभावित कर रहे हैं, इसका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि फैक्ट्री में हमारा उद्देश्य होता है कि जिस उत्पाद को बनाने के लिए वो फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई है उस उत्पाद के बनने की क्षमता अधिकाधिक हो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पाद
प्राप्त हो। अब उस उत्पाद को प्राप्त होने में उस जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया को कौन से कारक हैं जो प्रमोट कर रहे हैं या उसमें सहयोग कर रहे हैं अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया की दर को बढ़ाने में कौन से कारक हैं जो उसको इनहिबिट कर रहे हैं या उसको दुर्बल कर रहे हैं अभिक्रिया को, उसके मार्ग में अवरोध हैं। तो रासायनिक बल गति की सहायता से हम फैक्टर्स को पहचानेंगे, उन कारकों को पहचानेंगे और जो कारक हमारे लिए उपयोगी हैं उनको बढ़ाने के लिए उपाय करेंगे, जो कारक अवरोध हैं उनको घटाने का या उनको वहाँ से समाप्त करने का उपाय सोचेंगे। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना आवश्यक है। दूसरी आवश्यकता, अब चूंकि हम अभी कोई इंडस्ट्री तो लगा नहीं रहे, फिलहाल हमारे लिए दूसरी आवश्यकता क्या है? दूसरी आवश्यकता यह है कि इसमें से भैया बोर्ड में 3 से 4 नंबर का आता है, 3 नंबर से 4 नंबर के प्रश्न इसमें से आते हैं। तो अब पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें से आखिर क्या क्या आता है, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो भाई हमको इसमें पढ़ना है एक तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर। आगे अगर मैं कभी इस चैप्टर में कई बार बोलूँगा रासायनिक अभिक्रिया का वेग, तो आप लोग वेग का मतलब क्या समझेंगे? दर, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम ROR से भी दर्शाते हैं। एक तो ये चीज हमें पढ़नी है। दूसरी चीज हमें पढ़नी है इसको प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स। इसको जैसे मैंने बताया इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं हम इसको, और इंडस्ट्री में 2 ही चीज काम करती हैं, अभिक्रिया की दर कैसे बढ़े और उसको बढ़ाने वाले कारक कौन से हैं। तो एक चीज तो हम पढ़ेंगे दर, दूसरी पढ़ेंगे इसकी फैक्टर्स, तीसरी चीज इसमें हम आगे पढ़ेंगे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं कोटि। चौथी चीज पढ़ेंगे आणविकता, आणविकता, मोलिकुलैरिटी। ये 4 मुख्य चीजें हैं और इन चारों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। इसमें हम 0 ऑर्डर पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे। इन दोनों में भी फर्स्ट ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि भैया इसमें बोर्ड में प्रश्न आता है, न्यूमेरिकल निश्चित रूप से मिलता है। तो माँ सरस्वती का ध्यान करके अब हम चैप्टर को अपने शुरू करते हैं। तो पहली चीज हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग। जैसा कि मैंने पाठ के शुरू में ही बताया था कि वेग का हम सामान्यतया सेंस कहाँ ले जाते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय से। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में विस्थापन का तो कोई सेंस ही नहीं है। और अभी मैंने बताया कि अभिक्रिया के वेग को हम अभिक्रिया की दर भी कहते हैं। दर का मतलब क्या है? किसी भी भौतिक राशि की अगर हम दर की बात करें तो दर किसे कहेंगे? समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज होगा उसे हम दर कहते हैं। ऐसे ही अब चूंकि हम रासायनिक अभिक्रिया की दर पढ़ रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, अब रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन किस चीज में होगा? अभी मैंने बताया था रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज होती हैं, एक तो अभिकारक और दूसरा उत्पाद। तो अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, इसलिए जैसे जैसे समय बढ़ेगा, समय व्यतीत होगा,
जो रिएक्टेंट है या अभिकारक है उसकी सांद्रता में तो कमी आएगी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। समझ में आ गई बात? तो इकाई समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा उसे हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। फिर से समझें, रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया का वेग हम अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रताओं में परिवर्तन होगा। जैसे जैसे अभिक्रिया प्रोग्रेस करेगी, प्रगति करेगी, आगे बढ़ेगी, तो अभिकारक की सांद्रता कम होती जाएगी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी। परिवर्तन दोनों में हुआ, इसमें कमी का परिवर्तन हुआ और इसमें वृद्धि का परिवर्तन हुआ। तो हम चाहे तो इसके परिवर्तन का अध्ययन कर लें या इसके परिवर्तन का अध्ययन कर लें, दोनों परिवर्तनों का अध्ययन ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बता देगा। ठीक है। अब इस वेग में जो अंतर आएगा, वेग में जो परिवर्तन होगा, वो सॉरी सांद्रता में जो परिवर्तन होगा उसको समय से भाग कर दें। मैंने बताया ना, दर किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि को समय से भाग करने पर जो परिणाम प्राप्त होगा वो दर कहलाता है। यानी अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग या रासायनिक अभिक्रिया की दर कहेंगे। ठीक है। अब जैसा मैंने अभी बताया, सांद्रता में परिवर्तन अभिकारक की में भी होगा और उत्पाद की में भी होगा। तो हम अभिक्रिया के वेग को दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं, पहली चीज तो अभिकारक की सांद्रता में कमी, रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी, जितनी इसमें कमी हो रही है उसके वेग, कमी के वेग, या जैसा मैंने बताया वेग या दर। रासायनिक अभिक्रिया में किसी में भी जो अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर है वो क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की दर। या दूसरा इसका तरीका क्या है? प्रोडक्ट, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, इसमें तो वृद्धि हो रही है, की दर या वृद्धि का वेग, इससे हम अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर ज्ञात कर सकते हैं। तो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर दो तरह से व्यक्त की जा सकती है, एक अभिकारक की सांद्रता में कमी से और दूसरी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के द्वारा। अब मैं आपको एक सामान्य अभिक्रिया की सहायता से इस चीज को समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए हमारे पास कोई सामान्य अभिक्रिया है R = P। रिएक्टेंट काय में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। अभिकारक उत्पाद में बदल गया। R का भी 1 मोल है क्योंकि इसके आगे कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, तो इसका भी 1 मोल है। तो ये अभिक्रिया क्या प्रदर्शित कर रही है कि अभिकारक का 1 मोल और उत्पाद का भी 1 मोल है। ठीक। अगर हम इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना चाहें तो दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, अभिकारक के द्वारा और उत्पाद के द्वारा। तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा? R की सांद्रता में कमी, R की सांद्रता में कमी बटे कहीं से भाग कर देंगे? इस कमी में लगा समय, लगा
समय, काय में, कमी में। आर की सांद्रता में जो कमी आई, उस कमी को करने में जो समय लगा, इस कहीं कहीं इसकी जगह समय अंतराल भी लिखा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर की सांद्रता में कमी बटे कमी में लगा समय। या दूसरी चीज और हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं इसको, या उत्पाद की यानी प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि बटे समय, वही वृद्धि में लगा समय। इनमें से हम किसी भी प्रकार से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। यह अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। अब कभी कभी अभिक्रिया के वेग का मात्रक पूछ लिया जाता है, तो मात्रक क्या होगा इसका, ऊपर सांद्रता है, नीचे समय है, और सांद्रता को हम काय में प्रदर्शित करते हैं, मोल प्रति लीटर में। तो मोल प्रति लीटर बटे समय को सेकंड में, तो मात्रक क्या आ जाएगा, मोल प्रति को हम इनवर्स से ही बना सकते हैं, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर मिनट में समय है तो मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। घंटा हो तो इसकी जगह घंटा आ जाएगा, वर्ष हो तो वर्ष आ जाएगा। कहने का तात्पर्य मोल प्रति लीटर तो आना ही है, मोल प्रति लीटर तो आना ही है, क्योंकि ये तो सांद्रता की यूनिट है। समय की यूनिट जो भी हो वो यहाँ ले लेंगे, और चूंकि वो नीचे होता है तो जब ऊपर लाएंगे तो इसकी घात -1 लगा देते हैं, या इनवर्स कहते हैं, या प्रति से इसको व्यक्त करते हैं। इस तरह हमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मात्रक मिल जाता है। उम्मीद है कि वेग समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग को हम दो तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है औसत वेग, पहला टाइप है औसत वेग। इसको हम V एवरेज, या मैंने बताया वेग या दर दोनों चीज एक ही हैं, तो दर को हम करते हैं रेट से, तो या R एवरेज, इससे प्रदर्शित करेंगे औसत वेग। दूसरा होगा, दूसरा वेग जो हम प्रयोग करेंगे वो होता है तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग। इसको प्रदर्शित करेंगे V इंस्टेंटेनियस या R इंस्टेंटेनियस। दो तरह के वेग हमें पढ़ने हैं, एक औसत वेग और दूसरा तात्क्षणिक वेग। एक एक के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। पहला है औसत वेग। औसत वेग का क्या मतलब है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में एकांक समय में जो कमी या वृद्धि हो, यानी परिवर्तन हो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में एकांक समय में होने वाला परिवर्तन औसत वेग कहलाता है, अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R एवरेज इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। C मतलब सांद्रता, किसकी सांद्रता, अभिकारक की या उत्पाद की, जिससे भी हम अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर ज्ञात कर रहे हैं, सांद्रता बटे समय अंतराल। अब आप लोग यहां देख रहे हो, मैंने यहां प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? वो इसलिए लगा दिया है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि R की सांद्रता में तो कमी होती है, R फॉर रिएक्टेंट। अगर हम अभिकारक के द्वारा औसत वेग निकाल रहे हैं तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उत्पाद के द्वारा
निकाल रहे हैं तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यो माइनस का चिन्ह हम क्यों लगाते हैं ये मैं आपको आगे समझाता हूं। पहले आप समझ लीजिए कि औसत वेग के हम दो सूत्र इसमें बना सकते हैं। ये तो मैंने कॉमन लिख दिया सूत्र, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, आर एवरेज इज इक्वल्स टू क्या, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। या अब देखिए, अभिकारक को हम आर से प्रदर्शित कर रहे हैं, आर की सांद्रता, आर की सांद्रता मतलब ये लगा दिया हमने बड़ा ब्रैकेट। लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि बड़े ब्रैकेट के अंदर हम अगर किसी राशि को लिख देते हैं तो ये बड़ा ब्रैकेट उसकी सांद्रता को दर्शाता है। सांद्रता को, मोलरता को या सक्रिय द्रव्यमान को, सब एक ही चीज है। और इसकी सांद्रता में भी क्या लिया हमने, परिवर्तन। परिवर्तन को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, तो डेल्टा आर अपॉन समय अंतराल क्या है, डेल्टा टी। ठीक है। अब चूंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है इसलिए इसके आगे हम लगा देते हैं माइनस साइन। ठीक है, एक सूत्र तो आया ये जब हम अभिकारक के द्वारा ज्ञात कर रहे हैं। दूसरा सूत्र आर एवरेज इज इक्वल्स टू, अगर हम उत्पाद के संदर्भ में कर रहे हैं, अभिकारक में तो हम माइनस लगाएंगे, उत्पाद में या तो प्लस लगाएंगे या कुछ नहीं लगाएंगे। कुछ नहीं का मतलब भी प्लस ही है। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल या समय में परिवर्तन। कैसे प्रदर्शित कर दोगे, उत्पाद को हम P से दर्शा रहे हैं, सांद्रता दिखानी है उत्पाद की तो इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे, उसमें भी परिवर्तन दिखाना है तो इसके आगे डेल्टा लगा देंगे, अपॉन समय अंतराल हो गया डेल्टा टी। इसके आगे प्लस का साइन लगा भी सकते हैं और नहीं लगा दोगे तो ठीक, और नहीं लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं है। समझ में आ गई बात। तो हमारा जो औसत वेग का सूत्र आया, आर एवरेज इज इक्वल्स टू, वो क्या आया था, माइनस डेल्टा आर यानी रिएक्टेंट अभिकारक बटे डेल्टा टी, या प्लस में लेंगे तो सॉरी उत्पाद लेंगे तो उसे प्लस में लेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये सूत्र आए हमारे आर एवरेज के, औसत वेग के सूत्र। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो डेल्टा है, डेल्टा आर, इसका मतलब क्या है देखिएगा। ये इसका तो मैंने बता दिया, ये तो सांद्रता को व्यक्त करता है बड़ा ब्रैकेट। तो आर, डेल्टा आर का मतलब है अगर अभिकारक की अंतिम सांद्रता R2 है और प्रारंभिक सांद्रता R1 है तो डेल्टा का मतलब फाइनल में से इनिशियल घटा देते हैं, अंतिम में से प्रारंभिक, तो R2 माइनस R1, ये वाली चीज, ये इसको डेल्टा आर प्रदर्शित करता है। ऐसे ही डेल्टा टी का मतलब क्या है, इसका मतलब है T2 माइनस T1। तो हमें सवालों में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, डेल्टा आर निकालने के लिए कभी कभी सवाल में वो अंतिम सांद्रता अभिकारक की या उत्पाद की, ऐसे ही अगर P के संदर्भ में लेंगे तो R की जगह यहाँ P लिख देंगे, P2 माइनस P1। ठीक है, ये तो हुआ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या औसत वेग या औसत दर। दूसरी चीज आती है, मैंने बताया था दो तरह से हम इनका अध्ययन करेंगे, एक तो था औसत वेग और दूसरा था तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेग। तो इंस्टेंटेनियस के लिए, तात्क्षणिक वेग के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसकी परिभाषा समझें किसे कहेंगे।
तात्क्षणिक वेग या दर, इंस्टेंटेनियस रेट या कहीं से प्रदर्शित करेंगे इसको हम RINS। इससे ये क्या होता है? औसत वेग मैंने बताया था एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन उसका अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। वो तो था एकांक समय में, एक निश्चित समय अंतराल में, लेकिन तात्क्षणिक, इसमें एक क्षण, एक चीज आई तात्क्षणिक, क्षण माने किसी विशेष क्षण में, तो किसी भी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। किसी भी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का जो वेग होगा वो उसका तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। और तात्क्षणिक वेग प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, औसत वेग में जो हमने डेल्टा टी लिया था उसको हम घटाकर शून्य की तरफ ले जाएंगे, यानी डेल्टा टी लगभग शून्य के बराबर कर देंगे, तभी तो किसी क्षण होगा। भाई क्षण किसे कहेंगे? जिसमें जब समय अंतराल के बीच न्यूनतम या नगण्य अंतर हो, एक क्षण, इससे छोटा तो कोई अंतर हो ही नहीं सकता। तो क्षण किसे कहेंगे? जब हम डेल्टा टी को शून्य की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद के सांद्रताओं में परिवर्तन है वो तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर कहलाती है। अब यदि ऐसी स्थिति में जब हम किसी विशेष क्षण में ले रहे हैं, मान लीजिए अति सूक्ष्म कोई समय अंतराल है dt। बच्चों एक चीज इसमें ध्यान रखें, ये चैप्टर मैथ वालों के लिए तो इजी पड़ेगा, लेकिन बायो वाले थोड़ा इसमें ज़्यादा ध्यान देख के पढ़ेंगे। अभी हमने ऊपर यहाँ डेल्टा बनाया था अंतराल के लिए। अब हम जब तात्क्षणिक का जिक्र आया, इंस्टेंटेनियस का जिक्र आया, तो हमने डेल्टा की जगह डी बनाना शुरू कर दिया। इसमें अंतर ये है कि जो डेल्टा है वो बड़े अंतराल के लिए प्रयोग किया जाता है। ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? बड़े अंतराल के लिए। अंतराल चाहे समय का हो चाहे सांद्रता का हो। सांद्रता में ज़्यादा अंतराल हो डेल्टा सी, समय में ज़्यादा अंतराल हो डेल्टा टी। किसी भी भौतिक राशि के बड़े अंतराल के लिए तो डेल्टा प्रदर्शित करते हैं, और सूक्ष्म अंतराल के लिए, सूक्ष्म अंतराल के लिए हम डी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, डेल्टा और डी केवल प्रदर्शन मात्र हैं, चीज एक ही है दोनों अंतर, दोनों अंतराल को प्रदर्शित करेंगे, ये सूक्ष्म को और वो बृहत को या बड़े को। तो तात्क्षणिक वेग में मैं समझा रहा था, यदि डेल्टा टी समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में डेल्टा सी का परिवर्तन हो रहा, यानी सांद्रता में जो अंतराल है, सांद्रता में परिवर्तन है वो कितना है? डेल्टा सी, चाहे वो अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में। तो इसकी सहायता से हम तात्क्षणिक वेग, किसी अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर कैसे लिखेंगे? वही प्लस या माइनस लगाएंगे और dc अपॉन dt। आपको याद हो तो जब हमने एवरेज में लिखा था R एवरेज, तो यहाँ क्या लिखा था? प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। बस उसी में मैंने केवल डेल्टा की जगह D यूज कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म अंतराल के लिए प्रयोग किया जा रहा है तात्क्षणिक में। कोई एवरेज रेट में और इंस्टेंटेनियस रेट में कोई अंतर नहीं है, केवल यही अंतराल के सूक्ष्म होने का और बड़े होने का अंतर है। तो यहाँ हमने लिख दिया dc अपॉन dt। फिर वही चीज़ है, अगर हम अभिकारक के लिए यूज करते हैं, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है A इज इक्वल्स टू बी, A इज इक्वल्स टू बी। इसके लिए अगर हम
इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हैं, किसके संदर्भ में? अगर निकाल रहे हैं अभिकारक के, तो क्या आ जाएगा? डी ए अपॉन डी टी। उत्पाद के लिए क्या आ जाएगा? उत्पाद क्या है इसमें? बी। अच्छा, मैंने अब की बार ए बी यूज़ कर लिया, चलिए उससे भी समझ आता हूँ। वहाँ मैंने यूज़ करा था रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ये तो इसके लिए आर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगी? डी आर अपॉन डी टी, या जब हम ये लेंगे या ये लेंगे तो यहाँ क्या लगाओगे? माइनस, इसमें प्लस, ऐसे यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ प्लस लगा देंगे, और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट के लिए? P अपॉन डी टी। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। मैथ वाले तो समझ ही गए होंगे, बायो वाले बच्चे फिर से समझें। किसी भी अभिक्रिया के वेग के लिए, वेग हम कहते हैं अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और समय के अनुपात को। dt से हम सूक्ष्म समय अंतराल को प्रदर्शित कर रहे हैं, किसके केस में? तात्क्षणिक वेग के केस में। जबकि औसत वेग या एवरेज के केस में हमने इसको डेल्टा टी से प्रदर्शित करा था। डीसी से हम सांद्रता को प्रदर्शित कर रहे हैं, सांद्रता परिवर्तन को। तो हमारा आर इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक वेग अभिक्रिया का आ जाता है प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। दोनों चिन्ह इसलिए लगाए हैं क्योंकि इससे हम प्रदर्शित कर रहे हैं, अगर अभिकारक के संदर्भ में हम इस समीकरण का प्रयोग करें तो केवल माइनस लगाएंगे, उत्पाद के लिए प्रयोग करें तो प्लस लगाएंगे। जैसे अगर कोई अभिक्रिया A इज इक्वल्स टू बी है, अच्छा पहले आप आर पी का समझें। अभिक्रिया R इज इक्वल्स टू पी है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इसके लिए हमें आर इंस्टेंटेनियस निकालना है। आर इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर क्या आ जाएगी? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब चूंकि ये तात्क्षणिक है, किसी विशेष क्षण पर है, तो बहुत कम अंतर होगा। कम के लिए हम d का प्रयोग करेंगे, कम अंतराल के लिए, तो डी आर अपॉन डी टी। अगर हम इसी सूत्र का योग, इसी समीकरण का या इसी संबंध का प्रयोग उत्पाद के संदर्भ में करें तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? प्लस, और d और p की सांद्रता बटे डी टी। ठीक है। तात्क्षणिक और औसत को समझाने के लिए मैं एक देसी उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए आप किसी बाइक पे जा रहे हैं, आप स्कूल आ रहे हैं, और आपके घर से, यहाँ आपका घर है और यहाँ आपका स्कूल है, यहाँ को आप जाना है। ये दूरी 10 किलोमीटर है। आप बाइक से आए, यहाँ 5 किलोमीटर आधा रास्ता जब आपने तय करा तो आपने देखा कि आपकी बाइक की स्पीड क्या है। तो यहाँ आपको पता चला कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीडोमीटर में वो 50 पे उसकी सुई है। तो ये 50 क्या बता रहा है? ये इस क्षण पे जब आपने देखा, इस क्षण पर आपकी बाइक या आपके वाहन का वेग बता रहा है। इसको हम कहेंगे तात्क्षणिक वेग। इस विशेष क्षण पर जो वेग हुआ वो तात्क्षणिक वेग है। अब दूसरी चीज, औसत वेग किसे कहेंगे? फिर आप यहाँ से 10 बजे शुरू हुए थे चलना, स्कूल पहुँच गए 11 बजे। कितना समय लगा? 1 घंटा। दूरी कितनी? 10 किलोमीटर। तो औसत वेग कितना हो गया? औसत वेग कितना हो गया? दूरी बटे समय, यानी 10 बटे 1, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका औसत वेग हो गया। और तात्क्षणिक वेग कितना है?
50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्षण तो आपने 50 की स्पीड पर चलाई अपनी बाइक, लेकिन बाकी रास्ते तो आप 5 पे, 8 पे, भिन्न भिन्न गतियों पर चलते रहे। ये वाला वेग तात्क्षणिक वेग है, ये वाला वेग औसत वेग है। अब आपकी समझ में शायद आ गया हो। ऐसे ही अभिक्रिया का होता है। किसी अभिक्रिया को पूर्ण करने में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को, यहां भी हमने क्या करा, अंतिम समय में से प्रारंभिक समय को घटाया, 11 - 10, तभी तो 1 आया। ऐसे ही अंतिम सांद्रता में से प्रारंभिक सांद्रता को घटाते हैं, उससे हमें आ जाएगा सांद्रता परिवर्तन यानी डेल्टा सी। समय में अंतिम समय में से प्रारंभिक समय घटा देंगे तो डेल्टा टी। ये तो आ गया औसत वेग। इसको अगर आप सूक्ष्म में बदल दें, डी सी अपॉन डी टी कर दें, तो ये आ गया इंस्टेंटेनियस वेग या तात्क्षणिक वेग। समझ में आ गई होगी बात। अब तो ये दो तरह के वेग थे, तात्क्षणिक और औसत वेग। अब जो आपको प्रश्न मिलेगा एग्जाम में, उसमें ऐसा सिंपल सा प्रश्न नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रश्न की बात करने से पहले एक चीज और समझा दूं कि जो ये तात्क्षणिक वेग है या तात्क्षणिक दर है किसी अभिक्रिया की, उसको हम सांद्रता और समय ग्राफ की सहायता से ज्ञात करते हैं। उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? सांद्रता और समय। सांद्रता चाहे उत्पाद की हो चाहे अभिकारक की, मैंने दोनों चीज बताई। ये डीसी क्या प्रदर्शित करता है, चाहे तो आर की हो चाहे पी की हो, किसी की भी सांद्रता हो उससे हम निकाल सकते हैं। तो इधर तो हमने ले लिया सांद्रता और इस साइड में हमने ले लिया भाई समय। अब मान लीजिए आप निकाल रहे हैं अभिकारक की सांद्रता अभिकारक के संदर्भ में, तो यहां हमने लिख दिया अभिकारक। और मैंने शुरू में बताया था अभिकारक के संदर्भ में ग्राफ कैसा आता है, इस तरह का, ये ऐसा ग्राफ आएगा। इस ग्राफ में हमें मान लीजिए इस टी पर, इस समय पर, इस विशेष सेकंड में इसका वेग ज्ञात करना कि जब अभिक्रिया हो रही है तो इस समय पर अभिक्रिया की दर क्या है। इसे हम इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे, इस समय जो होगी। तो इस दर को निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम इस ग्राफ का इस बिंदु पर ढाल ज्ञात करेंगे, स्लोप से टेंजेंट निकाल लेंगे इसका, उसकी सहायता से। ये स्पर्श रेखा हमने खींच दी, ये इसका ढाल आ गया। इस ढाल से ये देखिएगा इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है, तो इस बिंदु पर ये वाला जो एंगल है, ये इधर है डी सी, सांद्रता है ना इधर की तरफ, इधर टी है डी टी। तो इसका जो ढाल आएगा वो कितना आ जाएगा? डी सी अपॉन डी टी। कैसे आया? मैथ वाले बच्चे तो समझ गए होंगे, क्योंकि टेन थीटा, ढाल का मतलब टेंजेंट निकालते हैं हम, टेन थीटा की वैल्यू है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, साइन कोस टेन, टेन में लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या है? ये वाला। आधार क्या है? ये वाला। तो डी सी अपॉन डी टी, टेन थीटा बराबर क्या आ गया? डी सी अपॉन डी टी। इस वैल्यू से हम क्या निकाल लेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट। इसका जो वैल्यू आएगी वो इसकी तात्क्षणिक दर होगी। कुछ भैया कह सकते हैं, कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि इस ग्राफ में जब हम ये बनाएंगे, टेन थीटा लेंगे, तो एंगल ये ले लें और चाहे एंगल हम इसका ये पूरा ये ले लें, ये वाला एंगल, चाहे तो ये एंगल ले लो या ये एंगल ले लो, एंगल ये दोनों बराबर ही आएंगे। साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये तो छोटा त्रिभुज बन रहा है, ये बड़ा त्रिभुज बन रहा,
तो इसका एंगल बड़ा हो जाएगा ना। इस एंगल की वैल्यू या टेंजेंट की या ढाल की वैल्यू बराबर आएगी, चाहे यहाँ से मान लो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई ले लो, ये बटे यू, चाहे ये बटे ये ले लें, दोनों स्थिति में ढाल या टेंजेंट की वैल्यू यही आएगी। तो हम इसकी सहायता से क्या निकाल लेते हैं, तात्क्षणिक वेग। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको आप 2 मिनट बिल्कुल ध्यान लगा के और दिल लगा के सुने। मान लीजिए अभी तक तो हमने सामान्य अभिक्रियाएं ए इज इक्वल्स टू बी, आर इज इक्वल्स टू पी, उनसे सीखा था। मान लीजिए कोई सामान्य अभिक्रिया है N1A प्लस N2B इज इक्वल्स टू M1C प्लस M2D, यानी इनकी स्टोइकोमेट्री या जो मोलों की संख्या है, आणविक संख्या है, ये भिन्न भिन्न है। इसके लिए बल गति की सहायता से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। देखिए इसमें ए पदार्थ जो ये अभिकारक हैं दोनों, ये भी और ये भी, तो अभिकारक में तो कमी होगी। कमी मतलब कभी कभी प्रश्न में कमी को लुप्त होना कहकर वो पूछ लेता है। जैसे वो कह दिया ए के लुप्त होने की या विलुप्त होने की दर, ये क्या होगी, दर या वेग, इसे कहेंगे हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ये कितनी होगी भाई, अभी मैंने बताया था इसकी सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब चूंकि ये अभिकारक है तो यहाँ क्या लगाओगे, माइनस का साइन। क्यों लगाते हैं माइनस का साइन, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, ये माइनस साइन कमी को प्रदर्शित करता है। तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ये इसके लुप्त होने की दर होगी। ऐसे ही बी के लुप्त होने की दर ये कैसे प्रदर्शित करोगे, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। ऐसे ही सी, देखो यहाँ ये दोनों तो अभिकारक थे तो ये तो कमी हो रही थी, इनमें तो लुप्त हो रहे थे, लेकिन ये उत्पाद है सी और डी, तो इनके बनने की दर या एपियर होने की दर, तो सी के बनने की दर, रेट ऑफ एपियरेंस, इसे हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ एपियरेंस। ये क्या आ जाएगा, यहाँ साइन क्या लोगे, प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। ऐसे ही डी के प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसमें अगर ये चीज़ अब यहाँ तक किसी की समझ में ना आई हो तो वीडियो देखने के बाद कमेंट में मेरे पास सूचित अवश्य कर दें। अब हम इनकी सहायता से रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर, ये तो ए के लुप्त होने की दर थी, ये बी के, अर्थात ये तो इन अवयवों के व्यक्तिगत रूप से लुप्त होने की या प्रदर्शित होने की अर्थात बनने की दर थी। अब हमें अगर निकालना है अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन, इसे हम ROR से दर्शाएंगे। ROR, जैसा कि मैंने बताया था, ROR में हम क्या करते हैं, इन सब को इक्वलाइज करते हैं, इन सब के बीच संबंध स्थापित करते हैं। यानी क्या लिखोगे, माइनस, ये दोनों अभिकारक हैं, ये दोनों उत्पाद हैं, इनके लुप्त होने की दर और बनने की दर में हमने N1, N2, M1, M2 इसका कहीं कोई भी यूज नहीं किया, इसका कोई जिक्र नहीं करा, अर्थात स्टोइकियोमेट्री का प्रयोग नहीं किया। मैं आपको बता दूं, अभिक्रिया की दर अगर हमें समीकरण की सहायता से निकालनी है
तो सबसे पहले समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। ये जो समीकरण है ये एक संतुलित समीकरण है, बैलेंस इक्वेशन, इसीलिए इसमें भिन्न भिन्न कोएफिशिएंट ये दिखाई दे रहे हैं। ये स्टोइकोमेट्री जो है इनकी दिखाई दे रही है। तो जब हम अभिक्रिया की दर लेंगे तो इसमें हम स्टोइकोमेट्री से भाग कर देते हैं उस पदार्थ की या उस अवयव की लुप्त होने की या प्रदर्शित होने की दर में। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? -1/n1 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T बराबर 1/n2 डेल्टा कंसंट्रेशन, यहाँ भी माइनस का साइन लगाओगे, कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल्टा T बराबर, अब C में हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इसकी सांद्रता है और इसका स्टोइकोमेट्री है m1, तो 1/m1 से इसे डिवाइड बराबर 1/m2 कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन D डेल्टा T। ये इसकी अभिक्रिया की दर का समीकरण आ गया। इस तरह से हम अभिक्रिया की दर या वेग किसी भी, देखो अब इस अभिक्रिया में जो हमने संबंध लिखा इसमें यू भी अभिक्रिया की दर है, ये भी अभिक्रिया की दर है, ये भी और ये भी। अगर हम इस स्टोइकोमेट्री को छोड़ दें तो ये इसके बनने की दर है, ये इसके बनने की दर है, सॉरी लुप्त होने की दर है, इसके भी ये लुप्त होने की दर है और ये इसके बनने की दर है और ये D के बनने की दर है जो हमने यहाँ ऊपर दिखा रखी है। अर्थात अब आप इस संबंध से समझ गए होंगे कि किसी भी अभिक्रिया की दर अवयवों के लुप्त होने की दर या उनके बनने की दर में उस अवयव की स्टोइकोमेट्री का गुणनफल है, उसका गुणांक होती है। स्टोइकोमेट्री से गुणा करके हम इसे प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं इसको आप एक वास्तविक अभिक्रिया की सहायता से समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है 2HI इज इक्वल्स टू H2 प्लस I2। ये क्या है? ये हाइड्रोजन आयोडाइड के वियोजन की अभिक्रिया है। इसके लिए हमें अभिक्रिया का दर निकालना है, ROR, अभिक्रिया की दर। तो ROR बराबर क्या होगा? इसके लिए देखिए मैंने बताया, चलिए ROR नहीं निकालते अभी। इसमें ये तो है अभिकारक HI, ये है उत्पाद। मैं आपसे कहूं कि HI के लुप्त होने की दर, लुप्त होने की दर ये क्या होगी? तो आप स्टोइकोमेट्री को ध्यान नहीं देंगे, इसे छोड़ देंगे और सीधा सीधा लिखेंगे HI की सांद्रता में परिवर्तन की दर में होने वाली कमी, क्योंकि अभिकारक है तो कमी होगी तो माइनस लगाएंगे, अपॉन समय अंतराल। ये तो हो गई। अब मैं कहूं H2 के बनने की दर, आप क्या लिखेंगे? आप लिखोगे, अब ये अभी उत्पाद है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा या कुछ नहीं लगाएंगे, अर्थात हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। मैं कहूँ I2 के बनने की दर क्या होगी? आप कहोगे डेल्टा I2 की सांद्रता परिवर्तन बटे समय अंतराल। ये तो इनके इंडिविजुअल डिसअपियर होने की या अपीयर होने की, व्यक्तिगत रूप से लुप्त होने की या बनने की दर है। अब यदि मैं कहूं कि भैया इस अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर
वो क्या होगी? तो अभिक्रिया की दर के लिए जैसा मैंने बताया कि केवल इनके आगे इनके स्टोइकियोमेट्री को 1 में लिख देते हैं, 1 स्टोइकियोमेट्री से गुणा कर देते हैं इनके अणुओं की संख्या से या मोलों की संख्या से। तो एच आई के 2 मोल हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1/2। बाकी एच आई के लुप्त होने की दर, और लुप्त होने की दर ये है, यहाँ माइनस लगा देंगे शुरू में, डेल्टा एच आई की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टा टी बराबर, ये इसमें कोई स्टोइकियोमेट्री है ही नहीं, तो डेल्टा जैसा बनने की दर में प्रदर्शन किया गया है वैसा ही इसकी अभिक्रिया समीकरण में भी होगा, क्योंकि इसमें कोई मोलों की संख्या या कोई स्टोइकियोमेट्री इसके आगे नहीं है। तो डेल्टा H2 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा I2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टा टी। अब आपके जहन में ये प्रश्न आ सकता है कि हमने स्टोइकियोमेट्री से इन्हें डिवाइड करा क्यों, डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम? तो मैं इसको भी समझाता हूँ। देखिए बच्चों, हम डिवाइड इसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस पूरे जो ये अभिकारक और उत्पाद हैं इनकी सांद्रता परिवर्तन की दर को बराबर करना है। अब एच आई के 2 मोल हैं, ऐसे समझिए आप, एच आई के कितने मोल हैं? 2। इसके 2 मोल हैं हमारी अभिक्रिया में, और इससे H2 का बन रहा है 1 मोल। अगर हमें इनको बराबर करना है H2 के और HI को, तो कैसे करोगे? इसको हम 2 से भाग दे दें तो 1 मोल बन जाएगा। 2 से भाग देने का मतलब 1/2 कर दें, इसलिए हम स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए होता, चलिए आगे एक और उदाहरण लिख के मैं समझाता हूँ आपको, वीडियो हालांकि काफ़ी लंबा हो गया है। मान लीजिए कोई उदाहरण है, क्या लूँ, ये ले लेता हूँ, 5Br माइनस ब्रोमाइड आयन के 5 मोल प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस इज इक्वल्स टू 3Br2 प्लस 3H2O। इसके लिए हमें ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर का समीकरण लिखना है। क्या होगा? यहां देखो, इसके 5 मोल इसके 1 मोल से क्रिया करते हैं, इसका मतलब BrO3 का 5 गुना है। अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है तो इसको हमें 5 से भाग देना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? 1/5 Br माइनस डेल्टा Br माइनस की कंसंट्रेशन, अभिकारक है तो माइनस, अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, इसके आगे कोई नहीं है, एक ही मोल है तो एक ही रहेगा, माइनस डेल्टा BrO3 माइनस की कंसंट्रेशन डेल्टा टी बराबर, यहाँ 6 है और इसका 1 और इसके 6 बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करें या तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो। वो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमने बैलेंस इक्वेशन ले रखी है, बैलेंस इक्वेशन ले रखी है। मैंने बताया था ये काम ROR निकालने का काम हम संतुलित अभिक्रिया में करेंगे। अगर हमने यहाँ 6 लिख दिया तो फिर ये असंतुलित हो जाएगी, तो यहाँ तो हम लिख नहीं सकते, इसी को हम भाग कर देंगे बराबर करने के लिए। तो क्या कर देंगे? 1 माइनस लगाएंगे क्योंकि अभिकारक है, 1/6 डेल्टा H आयन कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू, अब ये उत्पाद आ गए, इसका 3
इसका 3 है और इसका 1 है, ठीक है ना। हम तो सबके एक से कम इस एक से कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका 1 इसके 5 थे तो 5 से भाग दिया, इसका 1 इसके 6 थे तो 6 से भाग दिया। अब इसके 3 हैं, इसका 1 है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ तक तो हमने सबके 1 कर लिए। इसे जब 5 से भाग दिया तो इसका भी 1 हो गया, इसे 6 से भाग दिया, ये भी 1 हो गया। तो इसे 3 से भाग देंगे तब 1 बनेगा। तो 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा कंसंट्रेशन Br2 अपॉन डेल्टा टी। कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा, कुछ मान्यता ऐसी भी है कि जल की सांद्रता को हम प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन कुछ जगह कुछ किताबों में इनको प्रदर्शित कर रखा है, तो हम यहाँ प्रदर्शित किए दे रहे हैं। डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O में चेंज अपॉन डेल्टा टी। उनका मानना यह है कि जल की सांद्रता में परिवर्तन नगण्य होता है, इसलिए इसको दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस समीकरण को हम अगर इसकी अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर लिखना चाहें तो अभिक्रिया की दर समीकरण इसकी ये बन जाती है। अगर इसी समीकरण में वो पूछता कि ब्रोमाइड के डिसअपियर होने की या विलुप्त होने